समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। अर्थात आज भी दुनिया ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है, और इसके लिए कोई बाहर से विदेश से देखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और कौन सी किताब जिसको ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे उन्होंने कहा, आई एम टोल्ड दैट सच रिलीजियस प्रिंसिपल्स एज विल बी इन द कमेंसमेंट्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. It may not be necessary for you to look for foreign sources and that you can draw such principles from Upanishads. सर, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई और इसमें बहुत सारी चीजों की उस समय समस्या रही होगी। मैंने आदरणीय आडवाणी जी ने एक बार हम लोगों को बताया था कि कैसी कैसी समस्याएं आती थी। उस जमाने में लोग इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए जाते थे और महिलाओं का नाम पूछते थे तो डांट पड़ जाती थी, क्योंकि उस समय के समाज में माना नहीं जाता था कि किसी घर की महिला का नाम पूछा जाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं सर, चुनावी प्रक्रिया पे सबसे पहली समस्या स्वतंत्र भारत में कहां आई? भारत के इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन, चुनावी धांधली के विरुद्ध पिटीशन कब दाखिल हुई? 21 अप्रैल 1952। किसने दाखिल की? भारत के लॉ मिनिस्टर रहे बाबा साहब अंबेडकर। और उनके उस पिटीशन को मैं कोट करना चाहता हूं। उसके पैरा 12 में उन्होंने लिखा, द पिटीशनर सेज that the aforesaid large number of double votes, 74,333 being void, has been a result of corrupt practice and undue influence on the part of the respondent number 1 and 2. सर, बाबा साहब अंबेडकर को 74,333 वोट कैंसिल करके 14,000 वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मगर सभापति महोदय, ये तो थी प्रक्रिया। अब इस पे प्रतिक्रिया देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिक्रिया है। 16 जनवरी 1952 वो लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। और सर आगे वो लिखते हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। बड़ी प्रसन्नता उनको होती है कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और इसके बाद वो क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। बट आगे सर वो बात लिखते, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो लिखते हैं, अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। ये चाचा जी की जबानी है ये कहानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके अनुसार हम लोगों की तरफ से, और इसका सोर्स है सिलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 37। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को पता है कि जब इंदिरा जी का शासनकाल आया तो उस समय एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। भारत के इतिहास में पहला उदाहरण जब किसी प्रधानमंत्री का चुनाव अनियमितता के कारण अवैध घोषित किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, निर्बाध सत्ता में, तब तक चुनाव सुधार पे कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ECIL को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है। और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि EVM का प्रयोग किया जा सकता है, और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे
बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे एफआईआर हुई और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और यह पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः यह सबसे हिंसक चुनावों में से एक। अब इसके बाद अब आइए साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान यूपीए सरकार का दौर आता है और उस समय बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोग ही माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहे जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है। सर जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। और अब मैं इसके बाद यह विषय कहना चाहूंगा कि जो इसके ऊपर आपत्ति की राजनीति की जाती है, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन, पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए। मगर सभापति महोदय ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं,
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो ना। स्क्रूटनी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है। मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है? रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड अंपायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें और कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं सर, बड़ी विचित्र बात है, एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। पर मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, न वहां का सीएम, न डिप्टी सीएम, न प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं। सभापति महोदय वो भी नहीं रहते हैं, और कर्नाटक पे पीसी होती है और उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो इस पे मुझे याद आता है, एक पाकिस्तान के मंत्री थे, शायद वो राशिद चौधरी उनका नाम था, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर के एटम बम है। मगर मुझे लगता है जो कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम छोड़ा वो शायद पाव भर का नहीं, छटाक भर का भी नहीं था। और वैसे मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आप जब सरकार में थे तब भी बम नहीं छोड़ पाए थे। 1974 का परमाणु विस्फोट बम के लिए नहीं हुआ था, सरकार का ऑफिशियल बयान था कि ये केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 11 और 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने जब किया तो भारत ने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। तो हाइड्रोजन बम सरकार में भी हम ही ने बनाया था, और आप न विपक्ष में कर पा रहे हैं न सत्ता पक्ष में रह के कर पा रहे थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो वोट चोरी की बात बहुत होती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। कोई कहे चोरी हो गई तो उसके पास कुछ होना चाहिए सामान जिसकी चोरी हो गई। तो मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं सदन के सामने, विगत 35 सालों से किस ढंग से कांग्रेस का वोट घट रहा है। 1990 में 71 सीटें जीती, 24% वोट, 103 पे जमानत जब्त। 1995 29 सीटें जीती, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 में 23 सीटें जीती, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त। 2005 में पूरी सीटें लड़े नहीं, कुल लड़े 58, जिसमें जीते 9, 6% वोट। और 2010 में सर 4 सीटें जीते, 6% वोट पाया।